आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो श्वसन तंत्र है और उसमें योग का प्रभाव। ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसा कि पिछले 3 डिस्कशन में हम लोगों ने बात की। पहले डिस्कशन में हम लोगों ने बेसिक्स ह्यूमन बॉडी के बारे में, सेल्स, टिश्यूज, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड लेक्चर में स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात की है, और जो थर्ड लेक्चर है उसमें हमने कल मस्कुलर सिस्टम को डिस्कस किया था। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो हमारे रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया है। ये हमारे जीवन को नियमित रखने के लिए अनिवार्य है। और क्यों अनिवार्य है? लाइफ को सस्टेन करने के लिए रेस्पिरेशन भी एक इम्पोर्टेंट वाइटल प्रोसेस है बॉडी का। So respiration is the vital process for sustaining the life in this nature. प्रकृति में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वो सब कहीं न कहीं वातावरण से जो है प्राणवायु ग्रहण करते हैं, और जो शरीर के अंदर में शरीर में उस प्राणवायु के लेने के बाद जो भी पदार्थ बनते हैं या जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं उसको बाहर निकालते हैं। ये क्रिया सतत सभी प्राणियों में चलती है, उसमें हम मनुष्य भी हैं, ह्यूमन, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। तो रेस्पिरेशन क्या है? तो इसको सरल भाषा में हम परिभाषित कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन, श्वसन का अर्थ है गैसियस एक्सचेंज, गैसों का स्थानांतरण। गैसों का स्थानांतरण मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वैज्ञानिक भाषा में इसको बोलें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में जो एक्सचेंज होता है, the gaseous exchange such as oxygen and carbon dioxide between the blood and external environment। हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण चल रहा है, रक्त और जो श्वसन संस्थान है उसके बीच में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेन देन चल रही है, एक्सचेंज चल रहा है, इसी को मुख्य रूप से श्वसन क्रिया कहा जाता है। इस श्वसन में के 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन भी कहा गया है, और दूसरा फेज जो है वो इंटरनल रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन है। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है या वेंटिलेशन है, वो अभी जो हमने बताया कि जो प्राणवायु हम लोग आप ग्रहण करते हो बाहरी वातावरण से, जो एटमॉस्फेयर है, और आपके लंग्स तक वो पहुंचता है, और फिर लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेटेड एयर है वो हमारे श्वसन संस्थान के माध्यम से बाहर आ जाता है। ये जो एयर का एक्सचेंज है, द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग प्रोसेस जो है, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहा जाता है। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, इसको ब्रीदिंग भी कहा जाता है। योग में हम लोग ब्रीदिंग शब्द का भी उपयोग करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद इनहेल, एक्सेल, ये दोनों मिलकर ब्रीदिंग बनता है। इनहेल एंड एक्सेल या ब्रीदिंग, दोनों कंबाइंडली इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ये जो ब्रीदिंग है ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? जब जो प्राणवायु हमने पूरक के माध्यम से ग्रहण किया है, जो इनहेलेशन के थ्रू हमने जो एयर इनहेल, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने अभी बताया कि रेस्पिरेशन 2 फेजेस में कंप्लीट होते हैं। पहला फेज इसका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, दूसरा फेज इसका इंटरनल रेस्पिरेशन है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड द ब्रीदिंग, वेंटिलेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन सेल्यूलर लेवल पे
जो उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। जैसे ही एयर हमारे लंग्स में एंटर करने से वहां पे गैसेस के पार्शियल प्रेशर के इंग्रेडिएंट्स के कारण जो वहां पे गैस का दाब है, उस दाब की असमानता के कारण जो है वो गैस हमारे रक्त में डिसॉल्व होने लगता है, और डिसॉल्व होने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे एंटायर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और हमारे शरीर के जो भी एवरी ईच एंड एवरी सेल्स एंड टिश्यूज इनटेक द ऑक्सीजन प्राणवायु एंड रिलीजेस द वेस्टेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये क्रिया चलता रहता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद इन द लंग्स इन द एल्वियोलाई। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे श्वसन तंत्र के जो श्वसन तंत्र की जो बनावट है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो लंग है, जिसको हम फुफ्फुस या फेफड़े भी कहते हैं। इसकी संख्या हमारे शरीर में पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं, और इसका स्थान हमारे वक्ष गुहा, जो थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट के अंदर जो चेस्ट थोरेसिक कैविटी है, इस कैविटी में दोनों लेफ्ट और राइट साइड में ये जो लंग्स है ये सीटेड होते हैं, एकोमोडेटेड होते हैं। और यही पे जो लंग्स की जो बनावट है, इसकी अगर हम हिस्टोलॉजी देखते हैं, एनाटॉमी हिस्टोलॉजी देखते हैं टिश्यू लेवल पे, तो लंग्स में मिलियंस ऑफ टीनी एयर सैक्स होते हैं। टीनी एयर सैक्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे वायु के कोश होते हैं। ये वायु कोश जो होते हैं, जहां पे रियली एक्चुअली एयर गैसियस एक्सचेंज होता है, इस एयर सैक को, ये वायु कूपिकाओं को वैज्ञानिक नाम दिया गया है। इसका नाम है एल्वियोलाई, ALVEOLI, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ही एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है। ये जो एल्वियोलाई है, ये हमारे लंग्स में मिलियंस में होते हैं, मतलब लाखों की संख्या में होते हैं दोनों लंग्स में। और ये जो एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई को आप सरप्राइज करेंगे कि जो हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई मौजूद है, जो एयर सैक मौजूद है दोनों लंग्स में, इन एल्वियोलाई को अगर सरफेस पे निकाल के और सरफेस पे इसको फैला दिया जाए, स्प्रेड कर दिया जाए एक दूसरे के साथ जोड़ के, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कितने स्पेस को, एरिया को कवर करेगा, लगभग 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेगा, मतलब 80 मीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर कर जाएगा। इतने सरफेस एरिया हमारे लंग्स में मौजूद है, प्रेजेंट है, जहां पे एयर एक्सचेंज या गैसेस एक्सचेंज संभव है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे इस छोटे से शरीर कितने बड़े एरिया नेचर ने दिया है जहां पे गैसेस एक्सचेंज की संभावना बनती है। तो लंग्स में ये एक्सचेंज होता है। बाकी लंग्स के सपोर्टिंग पैसेज वे है जहां से एयर ट्रैवल करता है। जब आप सांस लेते हो तो नासिकाग्र होते हुए, अंतर नासिका से होते हुए आपकी जो फेरिंग्स है, ग्लॉटिस है, फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो है वो ओपन होता है। तो इस तरह से ये जो एक एक बड़ा पैसेज वे है, ये पैसेज वे टू द लंग्स प्यूरिफाई, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द इनकमिंग एयर। ये जो हमारे नासिका का, ये जो हमारे श्वसन तंत्र का जो मार्ग है, श्वसन मार्ग है, ये श्वसन मार्ग लंग से ऊपर की जो विभिन्न नलियां हैं, ये नलियां, ये मार्ग भी, इसका भी इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है? ये क्या करता है, जो हवा, जो वायु हम ग्रहण करते हैं, इस वायु को ये आंशिक रूप से, कह लें पूर्ण रूप से तो नहीं, आंशिक रूप से ये प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है उसको। अगर उसका तापमान को हमारे बॉडी के अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करता है, टेम्परेचर को मॉडिफाई करता है, वार्म करता है, ह्यूमिडिफाई भी करता है,
उसमें अगर ह्यूमिडिटी को भी वो कुछ हद तक कंट्रोल करता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी अनुभव करते हैं कि ठंड के दिनों में जब बहुत ज्यादा ठंड होता है, मतलब चिल्ड टेम्परेचर नीचे आ जाता है, बहुत नीचे ठंड हो जाती है, तो वो जो चिल्ड एयर है, जो बहुत ही ठंड हवा है, अगर वो डायरेक्ट हमारे लंग्स में एंटर कर जाए तो हमारे लंग्स के लिए, वो लंग टिश्यू के लिए नुकसानदेह हो सकता है, हार्म कर सकता है लंग्स। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी श्वसन मार्ग, जो इंटरनल नेयर्स है, नॉस्ट्रल है, फेरिंग्स है, ये सब क्या करता है, उस एयर के टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लगभग इक्विवेलेंट बना देता है, जिससे कि हमारे लंग्स, हमारा बॉडी इजिली उसको एकोमोडेट कर सके। तो ये जो पैसेजवे है, ये एक तरह से एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। एयर कंडीशनर, जैसे एयर कंडीशनर हम लोग अपने रूम में, ऑफिस में लगाते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी टेम्परेचर उसको सेट कर सकते हैं आप। वो एक तरह से ह्यूमिडिफायर भी होता है, आपके कमरे की जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, उसको भी वो नियंत्रित करता है। तो इस तरह से ऐसे ही हमारी जो नासिका मार्ग है या हमारा जो श्वसन मार्ग है, वो क्या करता है, अंदर आने वाले जो वायु है, उस वायु को ये जो पैसेज वे है, ये आंशिक रूप से प्यूरिफाई करता है, उसके टेम्परेचर उसको वार्म करता है और उसको ह्यूमिडिफाई कर देता है, ताकि वो हमारे शरीर में आसानी से, हमारा शरीर उसको एडजस्ट या मॉडिफाई कर सके। और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हमारा हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, इसके साथ इसका क्लोज एसोसिएशन है, नजदीक का संबंध है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ शेयर होके वर्क करता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि जो एयर हम इनटेक करते हैं, जो प्राणवायु हम ग्रहण करते हैं, वो प्राणवायु हमारे कोशिकाओं तक, ऊतक तक कैसे पहुंचता है, वो हमारे हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किए जाते हैं, उस ब्लड में खुल के और हमारे शरीर में वो स्थानांतरित होता है, सर्कुलेट होता है। तो इस तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों आपस में बहुत नजदीक का, दोनों के बीच एक बहुत ही नजदीक का संबंध है। आप देखते हैं जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं या बहुत जो है स्ट्रेस एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। कार्डियक जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट के साथ ब्रीदिंग रेट भी बढ़ता है प्रोपोर्शन में। तो ये एक दूसरे से क्लोज एसोसिएशन दोनों का है। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग। क्योंकि श्वसन क्या है, एक तंत्र है, सिस्टम है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन से मेडअप बना हुआ है। तो इसमें जो अंग है वो आपके इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, नोज, नासिका या नासाग, नासिका। इसके नीचे फेरिंग्स है, आप इस फोटोग्राफ में, स्लाइड में देख रहे हैं फेरिंग्स, जहाँ पे हमारा इंटरनल लेयर्स ओपन होता है हमारे थ्रोट में, वो एरिया फेरिंग्स है। फिर फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स है, लैरिंग्स एक तरह से ओपनिंग है एयर पैसेज का। तो लैरिंग्स दोनों का हम वर्क करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और ये हमारे साउंड भी जनरेट करता है, वॉइस जनरेट करता है। जब हम लोग बोल रहे हैं, ये जो आवाज है, एक तरह से इसको वॉइस बॉक्स भी हम बोल सकते हैं। तो ये साउंड क्रिएट करता है, साथ साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ आप एक ट्यूब देख रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे गले में है, ये इसको ट्रैकिया कहा जाता है, श्वास नली, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर से, सेमी सर्कुलर रिंग से ये एंटीरियरली कवर्ड होता है। फ्रंट में इसमें कार्टिलेज के रिंग्स कवर करते हैं इसको, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेमी सर्कुलर रिंग। ये जहाँ पे बाइफरकेट होता है, ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है और लंग्स में एंटर करता है, वो वाला एरिया जो है ब्रोंकाई कहलाता है। ब्रोंकाई मतलब ये इसकी ब्रांचिंग है, इसकी शाखा है।
और लास्ट में लंग्स एंड एल्वियोलाई। तो दीज आर द different organs of the respiratory system which make our respiratory system। ये हमारे श्वसन तंत्र को बनाते हैं, उसमें अपना रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे आप सेक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड को चेंज करिए। नेक्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसको यहाँ पे सेक्शन करके दिखाया है। इंटरनल लेयर्स है, जो नासिका के आंतरिक हिस्सा है, उस आंतरिक हिस्से की संरचना यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर फेरिंग्स है, फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया है। ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो इस फोटोग्राफ में आप उसको आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। नेजल कैविटी जो हमारी नासिका के आंतरिक गुहा है, नासिका गुहा जो नेजल कैविटी है, आप लोग नेति क्रिया के बारे में सुना होगा। जो हम लोग नेति क्रिया करते हैं, चाहे वो जल नेति है या सूत्र नेति है या रबर नेति है, ये सारी नेति क्रिया में ये जो नासिका मार्ग है, इस मार्ग की क्लीनिंग, सफाई होती है, इरिगेशन होता है, वॉशिंग होती है, फ्लशिंग होती है नेति क्रिया के माध्यम से। इस नासिका मार्ग बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, म्यूकोशा लेयर से म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यानी जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, इसके एंडिंग जो है रिसेप्टर्स हमारे मस्तिष्क क्रेनियल नर्व्स में एक नर्व्स होते हैं जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ब्रेन से ब्रेन का जो एक्सटेंशन है नर्व्स, उस नर्व्स का एक टाइप्स है ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ये नर्व्स हमारे नासिका मार्ग में आच्छादित होते हैं और इसलिए हमारा नासिका मार्ग बहुत ही सेंसिटिव होता है। आप देखेंगे अगर थोड़ी सी भी कोई भी अनवांटेड थिंग्स हमारे नेजल पैसेज को इरिटेट करता है तो हमें छींक आने लगती है, स्नीजिंग होता है। तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है आर लोकेटेड इन द म्यूकोसा ऑन द सुपीरियर सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस है, ऊपर का, सुपीरियर मतलब ऊपर का सरफेस, इंफीरियर मींस डाउन। तो सुपीरियर सरफेस में जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, ये हमारी सेंसिटिविटी बढ़ाती है, नेजल सेंसिटिविटी जो है इसको बढ़ाती है। और द रेस्ट ऑफ द कैविटी इज लाइंड विद द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। एक म्यूकोसा नाम की एक पतली झिल्ली है जिससे ये आंतरिक नासिका कवर्ड है, और ये क्या करता है, मॉइस्टेन द एयर। जो हवा हमारी नासिका में प्रवेश करती है उसको ये नम बनाते हैं म्यूकोसा। ये इससे हमेशा म्यूकस एक वाटरी सब्सटेंसेस रिलीज होता है जो हमारे क्या करता है, एयर को मॉइस्ट करता है, नम बनाए रखता है, और ट्रैप्स द इनकमिंग फॉरेन पार्टिकल्स। हवा में अगर कोई अवांछित कण है या कोई पार्टिकल्स है, उसको भी ये कुछ हद तक फिल्टर करता है या इस तरह से इसको, एयर को प्यूरिफाई करता है। अब जो लेटरल वॉल है, लेटरल मीन्स होता है साइड का, superior, inferior and lateral. Lateral wall have projection called the conchi। जो नासिका का जो साइड का पार्श्व वाला हिस्सा है, इसमें आप देखेंगे, आपने फोटो में देखा होगा, फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसको कॉन्की कहा जाता है। ये कॉन्की क्या करता है, सरफेस एरिया को, जो सतही क्षेत्र है उसको विस्तार देता है नासिका में, और इंक्रीजेस द एयर, जो एयर टर्बुलेंस है विद इन द नेजल कैविटी उसको भी बढ़ाता है, एयर के एक्सचेंज को। तो ये कुछ बनावट है। नेजल कैविटी सेपरेट होता है ओरल कैविटी से। जो हमारा नासिका गुहा है, नेजल कैविटी है, ये मुख गुहा से पृथक कैसे होता है, उसको पृथक करने वाले दो पैलेट है जिसको तालु आप बोलते हो। इसमें एक हार्ड पैलेट है जो सामने की ओर है, सामने मतलब इंटीरियरली जो है वो हार्ड पैलेट है, और पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है उसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, नरम तालु, मुलायम तालु। और आगे का तालु जो है वो हार्ड पैलेट है, जो फोटोग्राफ में आपने इस जो अभी आपके पास इमेज जो डिस्प्ले हो रहा है उस इमेज में आप देख सकते हैं, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। ये हमारे नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट करता है। अब पैरानेजल साइनसेस, ये भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। साइनसेस क्या है,
एक एम्प्टी स्पेस, एक कैविटी, एम्प्टी कैविटी है, खाली जगह। ये कैविटीज विद इन द बोन्स, जो हम खोपड़ी की हड्डी हमने पढ़ी थी पहले वाले लेक्चर में, उसमें जो हमारे फ्रंटल बोन्स है, इस फ्रंटल बोन्स में भी कुछ साइनसेस होते हैं, खाली स्पेस होते हैं, और कुछ अदर बोन्स जो होते हैं उसमें भी स्पेस होते हैं। इसको साइनसेस कहा गया है। ये साइनसेस आप देख रहे हैं, नाम है, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ ये साइनसेस, 4 साइनसेस। फ्रंटल बोन्स में जो साइनसेस है वो फ्रंटल साइनसेस है। स्फेनोइड बोन में जो साइनसेस है स्फेनोइड है, साइनसेस बोलेंगे। इथेमोइड में है तो इथेमोइड साइनसेस, और मैक्सिलरी जो ऊपर वाले जबड़े हैं उस वहां पे है तो मैक्सिलरी साइनसेस है। तो इस तरह से ये साइनसेस क्या करता है, ये हमारे खोपड़ी की हड्डी को एक तरह से लाइटनेस देता है, हल्का बनाता है, और जो एयर है, जो हम वॉइस जनरेट करते हैं, उसको ये रेजोनेट करता है, उसकी तीव्रता को बढ़ाता है। ये क्लियर होना जरूरी है। इसका जो एन पैसेज है जहां ये साइनसेस ओपन होते हैं, ये हमारे नेजल कैविटी में ओपन होते हैं। तो ये पैरानेजल साइनसेस आप देख रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज चेंज करिए स्लाइड को। ये जो पैरानेजल साइनसेस हैं, नेक्स्ट, तो ये लाइट हमने बताया अभी, लाइट इन द स्कल, खोपड़ी को हल्का बनाता है। इसमें कोई स्पेस होगा, जैसे स्पंज है, आपने स्पंज देखा है, स्पंज में जो स्पेस होता है बहुत सारी, इसलिए स्पंज हल्का होता है। वैसे ही हमारे खोपड़ी की हड्डी में जो सामने की हड्डी है, और हमारे नासिकाग्र के अगल बगल की जो नासिका नाका के अगल बगल की हड्डी है, उसमें जो इस तरह के साइनसेस है, ये लाइट स्कल को लाइटन करता है, एंड एक्ट्स एज ए रेजोनेंस चैम्बर फॉर स्पीच। हम जो बोलते हैं उसको रेजोनेट करते हैं, एंड प्रोड्यूसेस म्यूकस दैट ड्रेन्स इनटू द नेजल कैविटी। ये जो नेजल साइनसेस है ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और म्यूकस सेक्रेट करता है, जो ड्रेन होके नेजल कैविटी में आ जाते हैं, और नेजल कैविटी से ये बाहर, हम लोग इसको बाहर कर देते हैं। कभी कभी जब आप जुकाम में, कोल्ड कफ हो जाता है, तो कोल्ड के कंडीशन में या साइनोसाइटिस के कंडीशन में यहाँ पे सूजन आ जाता है मेम्ब्रेन्स में, और इसका सेक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे नाक बंद होना या नेजल कंजेशन होना, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब फेरिंग्स चेंज करिए। नेक्स्ट ऑर्गन है फेरिंग्स, जिसको हम थ्रॉट, सामान्य भाषा में कंठ या थ्रॉट भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एक मस्कुलर पैसेज, मांसपेशी का बना हुआ एक मार्ग है, फ्रॉम द नेजल कैविटी टू लैरिंग्स, जो वॉइस बॉक्स है वहां तक का मार्ग है। इसको हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। नेजोफेरिंक्स, ये सुपीरियर रीजन है, सबसे ऊपर का रीजन है जहां पे नासिका गुहा खुलती है। ओरोफेरिंक्स, ये मिडिल रीजन है, मध्य भाग है, जहां पे हमारी मुख गुहा, मुंह के अंदर का जो गुहा है वो ओपन होता है। और सबसे नीचे का मार्ग जो है इंफीरियर, उसको लैरिंगियोफेरिंक्स कहते हैं। ये लैरिंगोफेरिंक्स जो होता है, ये हमारा, जहाँ पे हमारा लैरिंग्स, इंफीरियर रीजन, लैरिंग्स अटैच होता है। तो इस तरह से ये एक पैसेज है जहां से एयर पास करता है, नासिका मार्ग से कंठ की ओर आता है। ये ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स आर कॉमन पैसेज वे फॉर द एयर एंड फूड। जो आप दूसरे और तीसरे नंबर की देख रहे हैं, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, ये सामान्य मार्ग है, यहाँ से एयर भी ट्रेवल करता है, और यहाँ से भोजन जो हम निगलते हैं वो भी यही इसी मार्ग से पास होता है। नेक्स्ट, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स सब दिखा रहा है। यहाँ पे ऊपर वाला जो है आप देख सकते हैं ओरोफेरिंग्स है, लैरिंगोफेरिंग्स है, और यहाँ पे सबसे ऊपर में जहाँ पे नासिका खुल रहा है वो नेजोफेरिंग्स है। चलिए, तो इस तरह से फेरिंग्स जो है, ये फेरिंग्स ऑडिटरी ट्यूब, यहाँ पे नासिका भी खुल रहा है, मुंह भी खुल रहा है, हमारा ओरल कैविटी भी यहाँ पे ओपन हो रहा है, और हमारे जो वॉइस बॉक्स है, जो हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, वो भी ओपन हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब, जो हमारे कान के मध्य कर्ण है, कान का जो बीच का पोर्शन होता है वो भी ओपन हो रहा है इस एरिया में। और इस एरिया में टॉन्सिल्स, कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं जिसको टॉन्सिल या लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं जिसको टॉन्सिल्स कहा जाता है, ये फेरिंग्स में
पाए जाते हैं, जिसको फेरेंजियल टॉन्सिल कहा जाता है। ये नेजोफेरिंग्स के पास होता है। इसी तरह पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं, ये ओरोफेरिंग्स एरिया में होता है। और लिंगुअल टॉन्सिल है जो हमारे टंग के जो हमारा जीभ है उसके बेस के पास ये टॉन्सिल्स होते हैं। ये पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स क्या है? ये रूट भी प्रोवाइड करता है, जो हम सांस लेते हैं उस हवा को भी वो अंदर हमारे श्वसन तंत्र में जाने का मार्ग देता है। और फूड को भी ये प्रॉपर चैनल में जो एसोफेगस है वहां पे एंटर करने का मार्ग देता है। और इसका महत्वपूर्ण रोल होता है स्पीच में, रोल इन स्पीच, जो हम बोलते हैं वॉइस क्रिएट करने में। ये 8 जो है रिजिड हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं, पेयर्स ऑफ कार्टिलेज से बने होते हैं ये। जो ये एक तरह से उपास्थीय रचना है। और इलास्टिक कार्टिलेज से बने हुए एपिग्लॉटिस है, ये एक उपास्थि से बनी हुई संरचना है। इसमें थायराइड कार्टिलेज है, जो लार्जेस्ट कार्टिलेज होते हैं। एपिग्लॉटिस है, चेंज करिए स्लाइड को। ये सुपीरियर ओपनिंग है लैरिंग्स का, जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। और ये भोजन के साथ साथ जो है एयर के साथ साथ भोजन को भी रूट प्रोवाइड करता है। इसके साथ वोकल कॉर्ड है, जो जो वाइब्रेट, जिसके वाइब्रेट करने से एयर साउंड क्रिएट होता है, स्पीच क्रिएट होता है। इसको वोकल कॉर्ड कहा जाता है। ये वोकल फोल्ड्स होते हैं। इसके साथ जो है ग्लॉटिस है, जो इसकी ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड, जिसको ग्लॉटिस कहा जाता है, जहाँ पे वोकल ये जो है ओपन करते हैं। तो ये सारी संरचना रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, जो हमने अभी बताया लैरिंग्स के बारे में। अब हम आते हैं ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक सांस की नली है जो हमारे गले में भोजन की नली के ठीक सामने है। ये कनेक्ट्स करता है लैरिंग्स विद द ब्रोंकाई। जो लैरिंग्स है, अभी हमने जो वॉइस बॉक्स देखा उससे ऊपर की ओर जुड़ी हुई है, और नीचे जहाँ पे ये विभाजित होकर ब्रोंकाई बनाती है वहां तक फैली हुई है। और इसमें ये जो ट्रैकिया है, इसकी आंतरिक सतह जो है ये सीलिएटेड म्यूकोसा से बना होता है। यानी इसके आंतरिक सतह जो है म्यूकोसा की लाइनिंग होती है, और उसमें सीलिया बहुत ही बारीक, इसमें रोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसको सीलिया कहा जाता है। सीलिएटेड ये म्यूकोसा से बने होते हैं, जो हमेशा बीट करते रहते हैं। सीलिया हमेशा बीट करना मतलब लहराते रहते हैं, बीट कंटिन्यूअसली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग एयर। जो एयर है उसके अपोजिट, जैसे इनकमिंग एयर ऊपर से नीचे जा रही है तो ये नीचे से ऊपर की ओर बीट करती है, और उस म्यूकस को, एक्स्ट्रा म्यूकस को कलेक्ट करके ये एक्सपेल करने में अपना योगदान देती है। एक्सपेल द म्यूकस लोडेड विद द डस्ट एंड अदर डेब्रिस अवे फ्रॉम द लंग्स। ये गले को साफ करने में आप कह सकते हैं क्लीनर है एक तरह से। जैसे झाड़ू होता है, झाड़ू से हम लोग साफ करते हैं, ऐसे ही एक तरह से आपके गले में ये स्वीप करता रहता है आपकी इंटरनल लाइन। अब तो ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया जहां पे डिवाइड ब्रांच्ड होते हैं उसको प्राइमरी ब्रोंकाई नाम दिया है। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, ब्रोंकाई मतलब जहां पे इसका डिवीजन हुआ है। तो ये फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। इसका फोटोग्राफ आप शुरू में आपने देखा होगा, जहाँ पे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की फोटोग्राफ दिखाए थे, वहां पे जहाँ पे ये सांस की नली 2 भागों में विभाजित होती है वो क्या है? ब्रोंकाई। इसको क्या कहा जाता है? BRONCHI। तो ये एंटर्स द, ये ब्रोंकाई, दोनों ब्रोंकाई जहाँ पे डिवाइड होती है, दोनों ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई हमारे लेफ्ट लंग में और राइट ब्रोंकाई राइट लंग में एंटर करती है। सो एंटर्स द लंग्स एट द हाइलस। हाइलस मतलब होता है लंग्स का वो एरिया जहां से कोई भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंटर और एक्सीट करता है, उसको हाइलस कहा जाता है। वहीं से ये एंटर करता है लंग्स के अंदर। राइट ब्रोंकाई इज वाइडर। दोनों जो नली है, दोनों राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई, दोनों के आकार प्रकार में थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। जो राइट साइड का ब्रोंकाई है वो थोड़ा चौड़ा होता है, छोटा होता है,
और स्ट्रेट सीधा होता है देन द लेफ्ट, जबकि जो लेफ्ट है वो नैरोअर होगा, लॉन्गर होगा। क्योंकि राइट साइड इसलिए ऐसा होता है क्योंकि राइट साइड का जो मैक्सिमम स्पेस है वो हमारा लीवर कवर करता है, तो वो भी एक रीजन बताया जाता है। और ब्रोंकाई सब डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस। जैसे कोई पेड़ की शाखा है, पेड़ का तना है, वो तना जो है उससे ब्रांच, पहला ब्रांच निकला, तो तना को अगर आप मान लें कि वो ट्रैकिया है, तो उसका पहला ब्रांच ब्रोंकाई हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होगा, फिर उससे ब्रांच आएंगे, फिर उससे ब्रांच निकलेंगे, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, इस तरह से इसका डिवीजन होता है। और लास्टली ये जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, स्मॉलर ब्रांचेस में। अब लास्ट वन है लंग्स। लंग्स इज द मेन ऑर्गन और मेन पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारे रेस्पिरेटरी श्वसन संस्थान है, इसका मुख्य अंग क्या है? फुफ्फुस, फेफड़ा, लंग्स। ये लंग्स ऑक्यूपाई द मोस्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। जो हमारे छाती के अंदर जो जगह है, स्पेस है, इस स्पेस का अधिकतम जगह जो है ये लंग्स ही कवर करता है। तो लंग्स का जो ऊपर का पोर्शन है उसको, सुपीरियर पोर्शन को एपेक्स कहा जाता है। सो एपेक्स इज नियर द क्लैविकल। जो हमारी कॉलर बोन है, इस कॉलर बोन के ठीक इंफीरियर तक इसका विस्तार होता है, लंग्स के ऊपरी हिस्से का, सुपीरियर पार्ट का, जिसको एपेक्स कहा जाता है। तो और बेस रेस्ट ऑन द डायफ्राम। जो इसका आधार है, लंग्स का नीचे का पोर्शन, बेस या बॉटम जो भी बोले आप, वो हमारी जो डायफ्राम नाम की एक पेशी है जो उदर और हमारे वक्ष के बीच में जो सेपरेट करती है, वहां तक उसका विस्तार होता है। तो ये इसका फैलाव है, एक्सटेंशन है। ईच लंग्स इज डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय फिशर। जो हमारे लंग्स, दो लंग्स है, लेफ्ट और राइट लंग, ये लोब्स में, पालियों में, या चैम्बर्स, कैसे, चैम्बर तो नहीं बोलेंगे, पालियों में ये विभक्त होते हैं, इसको लोब्स बोलते हैं। लेफ्ट लंग लंग जो है ये टू लोब्स में डिवाइड होते हैं फीशर के द्वारा, बाहर से दिखते हैं, दरार जैसी आकृति दिखती है, दरार, तो वो उसको विभाजित करती है। तो लेफ्ट लंग में टू लोब्स होते हैं और राइट लंग में थ्री लोब्स होते हैं। और ये फीसर्स जो है लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक फीचर, ये इसको लोब्स में कन्वर्ट करती है, डिवाइड करती है। तो ये लंग का स्ट्रक्चर है। अब कवरिंग ऑफ द लंग्स, हमारा जो लंग्स है, चूंकि ये वाइटल ऑर्गन है, इसलिए नेचर ने इसको प्रोटेक्शन, ज्यादा ही प्रोटेक्शन, इसकी एक कवरिंग बनाई है, बाहरी आवरण जो इसको कवर करता है। इस आवरण को प्ल्यूरा कहा जाता है। प्ल्यूरा, PLEURA। प्ल्यूरा मीन्स एक तरह से हमारे फुफ्फुस का बाहरी आवरण। तो पल्मोनरी और विसरल प्ल्यूरा, इस तरह से दो प्ल्यूरा होते हैं, दो आवरण होते हैं जो हमारे, एक विसरल प्ल्यूरा और दूसरा पैराइटल प्ल्यूरा, इस तरह से दो इसके लेयर होते हैं जो हमारे लंग्स की को बाहर से कवर करती है, झिल्ली है, प्रोटेक्टिव लेयर है, कवर्स द लंग सरफेस। पैराइटल प्ल्यूरा लाइंस द वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। पैराइटल प्ल्यूरा जो है थोरेसिक कैविटी बाहर का लेयर है, और पल्मोनरी और विसरल प्ल्यूरा जो है आंतरिक इसका लेयर है। सो प्ल्यूरल और दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड का नाम है प्लूरल फ्लूइड, जो यही प्ल्यूरा सिक्रीट करता है। और ये दोनों लेयर्स के बीच में ये फ्लूइड होते हैं जो ग्लाइडिंग में सपोर्ट करता है। जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारी लंग्स में जब विस्तार होता है, तो ये जो दोनों लेयर है ये स्लाइड एक दूसरे पे ग्लाइडिंग करता है। जैसे कि आप इसकी तुलना कर सकते हैं ग्रीज से। जैसे कोई मशीन है, मशीनरी है, उसमें ग्रीज डालते हैं तो क्या होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट आसानी से होती है। तो उस तरह से ये ग्लाइडिंग मूवमेंट या ग्लाइडिंग को आसान करता है। अब नेक्स्ट चेंज करिए स्लाइड को। चलिए, सो रेस्पिरेटरी, अब इस नेक्स्ट प्लीज स्लाइड चेंज करिए।
जैसे कि हमने रेस्पिरेटरी ट्री में आपको बताया था कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलाई या ब्रोंकियल ट्री, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये सारे डिवीजन है जो स्लाइड में आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड चेंज करिए प्लीज। नेक्स्ट हाँ, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कैसे कैसे हमारे ब्रोंक्यूल्स का डिवीजन हुआ है। एक ये ब्रॉडर ट्यूब दिख रहा है, फिर वो ब्रॉडर ट्यूब और स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये स्मॉलेस्ट जो ब्रांचेज होते हैं ये हमारे, ये जो आप ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये सब ब्रोंक्यूल्स, सॉरी ये एल्वियोलाई है। इस एल्वियोलाई में ये स्ट्रक्चर ओपन होते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है लंग्स का, फाइन स्ट्रक्चर। सो स्मॉलेस्ट ब्रांचेस देख रहे हैं आप इसके, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड इन एल्वियोलाई में ओपन हो रहा है। चेंज करिए प्लीज। नाउ नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी जोन। एक्चुअल रेस्पिरेशन गैस एक्सचेंज कहाँ होता है? सो साइट ऑफ गैस एक्सचेंज आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी एल्वियोलाई, जहां पे ये बारीक नलियां हमारी वायु कूपिकाओं में ओपन होती है, एल्वियोलर डक्ट है, ये सारे फाइनर ब्रांच ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्यूब्स है और एल्वियोलाई। ये तीन एरिया है जहां पे गैस एक्सचेंज होती है। ये एक्चुअल जोन है, साइट है जहां पे गैस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स एक्सचेंज होता है। इस फोटोग्राफ में नेक्स्ट प्लीज चेंज करिए। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। ये एल्वियोलर डक्ट आपको दिख रहा है, फिर एल्वियोलर सैक है जहां पे बहुत सारे एल्वियोलाई ओपन हो रहे हैं। एल्वियोलस है, ये प्लूरल वर्ड है एल्वियोलर। और ये एक्चुअल गैस एक्सचेंज साइट है जहां पे प्राणवायु या जो हम सांस लेते हैं वो एक्सचेंज होता है। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये जो गैस है ये किस किस लेयर को, कहां से ये क्रॉस होते हुए हमारे ब्लड में एंटर करता है? तो जिन लेयर्स को, बैरियर को ये क्रॉस करता है उसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, द एयर ब्लड बैरियर। तो ये क्या है? थीन स्क्वैमस एपिथेलियल लेयर। ये एक टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है जो हम लोगों ने टिश्यू में पढ़ा था। ये लाइनिंग द एल्वियोलर वॉल, जो वायु कुपिकाएं हैं उसके वॉल में एक लेयर के रूप में, एक परत के रूप में ये है। दूसरा है पल्मोनरी कैपिलरीज कवर्स एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। सो जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड की जो नलियां हैं, बारीक नलियां कैपिलरीज है, उसके भी कैपिलरीज के भी एक्सटर्नल सरफेस जो है वो भी एक लेयर है। इन लेयर्स को, ये बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करते हुए गैस जो है वो लंग्स से ब्लड में और ब्लड से लंग्स में एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट चेंज करिए प्लीज। हाँ, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं वो CO2 और O2 एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड एल्वियोलस में। कैसे एक्सचेंज हो रहा है? बीच में जो लाइनिंग आप देख रहे हैं ये सारे क्या है? ये बैरियर, जिस बैरियर को क्रॉस करते हैं इसी बैरियर को रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो श्वसन झिल्ली है जहां से गैस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज एक्चुअल जो रेस्पिरेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, गैस क्रॉसेस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। जिस क्रिया के द्वारा गैस लंग्स से ब्लड में या ब्लड से लंग्स में एक्सचेंज होता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, विसरण की क्रिया।
डिफ्यूजन के थ्रू ये डिफ्यूज होता है। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द एल्वेलाई। So this process is known as diffusion. अब हमने शुरू में आपको बताया था, नेक्स्ट प्लीज चेंज करिए। हाँ, शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, ये क्या है? मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। फेफड़े से में श्वास आना और फेफड़े से श्वास बाहर निकलना, ये क्रिया क्या है? पल्मोनरी वेंटिलेशन है। इसको क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? द गैस एक्सचेंज बिटवीन द पल्मोनरी ब्लड एंड एल्वियोलाई। लंग्स, फेफड़े और ब्लड के बीच में जो वायु का आदान प्रदान होता है, इस क्रिया को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन कहा गया है। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? आंतरिक श्वसन हमारे कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकाओं में आंतरिक श्वसन की क्रिया होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट, ये सारे थे। गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज, सेल्स, सिस्टम एंड बाय सिस्टेमिक कैपिलरीज। गैस ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। अब ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट चेंज करिए प्लीज। हाँ, एक बार फिर से करिए, नेक्स्ट। हाँ, ये कंप्लीटली एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जो आप सांस लेते हो और छोड़ते हो, जो आप पूरक और रेचक क्रिया करते हैं योग की भाषा में, या इनहेल और एक्सेल जो करते हैं, ये क्या है? एक यांत्रिक क्रिया है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ये डिपेंड्स करता है किस पे? कई चीजों पे ये डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम चेंजेस इन द थोरेसिक कैविटी। आपके फेफड़े यानी जो वक्ष गुहा के अंदर जो दाब है, फेफड़े के अंदर में जो दाब है गैस का, उस पे ये बहुत हद तक निर्भर करता है। सो वॉल्यूम चेंजेस लीड्स टू प्रेशर चेंजेस। आप देखते हैं किसी भी चीज का वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है। किसी बैलून में, गुब्बारे में, अगर आप एयर की मात्रा, जो एयर का वॉल्यूम है वो बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कम करेंगे, प्रेशर कम होगा। ऐसे ही हमारे लंग्स में भी या थोरेसिक कैविटी में भी जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, चेंज होने से प्रेशर लीड्स टू प्रेशर चेंजेस विच लीड्स टू फ्लो ऑफ गैसेस टू इक्वलाइज प्रेशर। जैसे एटमॉस्फेयर में, ये पर्यावरण, जो वातावरण है, उसमें जो हवा का दाब है और हमारे फेफड़े के अंदर जो वायु का दाब है, इसमें असमानता की वजह से ये एक्सचेंज होता है। ये मेन प्रोसेस है। चेंज करिए प्लीज। फेजेस है। टू फेजेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसी को इनहेलेशन एंड एक्सलेशन भी कह सकते हैं। सांस लेना, सांस छोड़ना। पूरक, रेचक। पूरक मीन्स फ्लो ऑफ एयर इनटू द लंग्स, रेचक मीन्स, एक्सपायरेशन मीन्स एयर लिविंग द लंग्स। तो ये क्रिया होती है। इंस्पायरेशन में क्या होता है? जब आप पूरक क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, तो वहां पे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो डायफ्राम एक पेशी है, प्राचीरा पेशी, ये और इंटरकोस्टल मसल जो हमारे रीब्स के अंदर आंतरिक हिस्से को जोड़ने वाले जो मसल्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने से द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। जो हमारे वक्ष गुहा की जो वॉल्यूम है, एरिया है, साइज है, ये बढ़ता है। और एरिया बढ़ने से जो है प्रेशर कम होता है। So external air is pulled into the lungs due to the increase in intrapulmonary volume. So intrapulmonary volume जो है बढ़ जाने के कारण बाहर की जो हवा है वो हमारे फेफड़े में आती है, क्योंकि गैस के प्रेशर का डिफरेंस होता है और वॉल्यूम बढ़ने के कारण ऐसा इंस्पिरेशन संभव हो पाता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज, फोटोग्राफ दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पे इस फोटोग्राफ में आप देखिए, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये
इस तरह से ये रेस्पिरेशन आप देख रहे हैं। रिब्स एलिवेटेड एज ए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और डायफ्राम मूव्स इंफीरियर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम का मूवमेंट इंफीरियर मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। एक्सलेशन में ठीक इसका रिवर्स प्रोसेस होता है मैकेनिज्म, जो लार्जली अ पैसिव प्रोसेस। ये सामान्य तौर पे जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसमें सांस लेने की क्रिया जो है ये एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, और एक्सलेशन जो है ये पैसिव होता है, इसमें ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। सो लार्जली अ पैसिव प्रोसेस विच डिपेंड्स ऑन द नेचुरल लंग इलास्टिसिटी। जो हमारे लंग्स है इसकी इलास्टिसिटी पे भी ये डिपेंड कुछ हद तक करता है। एज ए मसल रिलैक्स, जैसे ही हमारा मसल रिलैक्स होता है, जो मसल्स हमने अभी देखा इंटरकोस्टल मसल्स है या डायफ्राम है, सो एयर इज पुशेस आउट ऑफ द लंग्स। लंग का वॉल्यूम डिक्रीज करता है और एयर जो है वो पुश आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है। सो फोर्स्ड एक्सपायरेशन कैन अकर्स मोस्टली बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स टू डिप्रेस द रीब्स केज। लेकिन हम लोग जब कपाल भाती की क्रिया करते हैं तो कपाल भाती में क्या करते हैं, फोर्सफुली एक्सेल करते हैं। तो फोर्सफुल एक्सेल जब करते हैं, जो वातक्रम कपालभाति होता है, तो उसमें क्या होता है, जो डायफ्राम है और इंटरकोस्टल, खास इंटरकोस्टल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जिस और रीब्स जो है वो डिप्रेस होता है। सो इसकी वजह से जो है एयर तेजी से बाहर आउट हो जाता है। सो चेंज करिए स्लाइड प्लीज। चेंज, यस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सलेशन प्रोसेस है, यहाँ पे मसल रिलैक्स हो रहा है, रीब्स डिप्रेसेस, डाउन मूवमेंट हो रहा है एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम मूव सुपीरियर, इट रिलैक्स। डायफ्राम भी सुपीरियरली मूव करता है और रिलैक्स स्टेट में होता है, कब, जब हम रेचक क्रिया या एक्सेल करते हैं एयर को। चलिए, अब कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जहां पे नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट्स होता है, जैसे छींकना है, खांसना है, जब हम चिल्लाते हैं, या हिकअप्स होता है, डकार लेते हैं, इसमें जो है एयर का मूवमेंट चेंज होता है। चेंज करिए प्लीज। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के साथ हम इसको साझा करना चाहेंगे, क्योंकि योग में जब हम कोई भी रिसर्च या कोई अध्ययन करते हैं तो उसमें ये चीज को भी हम देखते हैं। सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जो आप सांस लेते हैं उसकी मात्रा, और आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कितनी है, इस ये सब। नॉर्मली ब्रीदिंग मूव्स अबाउट 500 ml ऑफ एयर विद ईच ब्रीथ। सामान्यतः जो आप सांस लेते हो, एक विश्राम की अवस्था में जो आप श्वास लेते हैं, तो एक श्वास प्रश्वास में, ब्रीदिंग में कितनी वायु आपके अंदर, फेफड़े के अंदर आने की संभावना रहती है? लगभग 500 ml, यानी आधा लीटर के आसपास एयर। इसको क्या कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम या टी वी, इससे इसको डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी और स्मॉल वी, टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम क्या है? द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर विच वी इनहेल और एक्सेल इन ए सिंगल ब्रेथ, ईच ब्रेथ, टीवी। ये डिपेंड करता है मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। जो सांस लेने की क्षमता है, इसको बायोलॉजिकली वैज्ञानिकों ने अध्ययन में माना है कि कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे पर्सन्स के साइज है, पर्सन्स पर्सन साइज मतलब उसकी लंबाई चौड़ा, दूसरा है सेक्स, मतलब मेल एंड फीमेल, मेल में कंपैरेटिवली लिटिल बिट ब्रॉडर होगा लंग्स। एज है, ओल्ड एजेस में ये कैपेसिटी कम हो जाती है। फिजिकल कंडीशन है, जो लोग फिजिकली एक्टिव है, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज, योगाभ्यास, प्राणायाम करेंगे, उसकी कैपेसिटी अच्छी रहेगी। वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? एक एक वॉल्यूम है, जैसे अभी हमने नॉर्मल ब्रीदिंग टाइडल वॉल्यूम देखा, वैसे ही एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये होता है
कि आपके फेफड़े में सांस बाहर, जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं यानी एक्सेल करते हैं, रेचक कर, पूरी तरह से रेचक कर दीजिए, सांस बाहर छोड़िए, उसके बाद भी आपके फेफड़े में कुछ वायु की मात्रा शेष रह जाती है जो आपके फेफड़े की सामान्य आकार वॉल्यूम को मेंटेन करता है। उस वायु की मात्रा को रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। आफ्टर एक्सलेशन अबाउट 1200 ml ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग, फेफड़े में बचे शेष रह जाते हैं, तो इस एयर की मात्रा को रेसिडुअल एयर कहा गया है। अब उसी तरह से एक और कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक वॉल्यूम है, इसका नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन फोर्सिबली ओवर द टाइडल वॉल्यूम। मतलब इसका अर्थ ये है कि अगर आप सामान्य तौर पे जितनी आप श्वास ले रहे हो, एक बार आपने सांस ली सामान्य श्वास, अगर आपको कहा जाए कि और जोर लगाइए थोड़ा सा, और जितना संभव हो उतना और सांस लीजिए सामान्य श्वास के बाद, तो आप क्या करोगे? आप सामान्य श्वास लेने के बाद भी फोर्सिबली आप और श्वास को, एयर को इनहेल कर सकते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा एयर है, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन फोर्सिबली ओवर द टाइडल वॉल्यूम, उस मात्रा को कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है? ये यूजुअली 2100 से 3200 ml के बीच होता है, यानी 2100 टू 3200 ml। यानी आप कह सकते हैं कि 2 से 3 लीटर एयर जो है सामान्य श्वास लेने के बाद भी इतना हवा को आप ले सकते हैं, श्वास के माध्यम से अंदर ले सकते हैं। ये क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसी तरह एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, सांस, सामान्य श्वास बाहर निकालने के बाद फोर्स के साथ और बलपूर्वक श्वास को अगर कहा जाए और निकालो सांस को, तो आप सांस को बाहर जो निकालते हैं बलपूर्वक, वो मात्रा जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, वो लगभग 1200 ml के आसपास होता है, 1.2 लीटर के आसपास। तो ये सब क्या है? वॉल्यूम है। ये रेसिडुअल वॉल्यूम हमने बताया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ये सारे वॉल्यूम है। वाइटल कैपेसिटी, ये लंग्स को मेजर करने की एक एक पैरामीटर्स है, एक जिसके थ्रू हम लोग अपने फेफड़े की क्षमता को माप सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी होता है जिसमें टाइडल वॉल्यूम, जो अभी हमने 500 ml मैंने बताया था आपको, आधा लीटर के बराबर एयर जो है, ये टाइडल वॉल्यूम है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने अभी देखा 2.1 टू 3.2 लीटर के आसपास, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने देखा अभी 1.2 लीटर, इस सबको अगर हम जोड़ दें तो ये क्या कहलाएगा? वाइटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये मिलके क्या बनता है? अब इसकी मात्रा को आप जोड़ दीजिए, 500 और 2100 से 3200 और 1200, तो ये निकल के आएगा वाइटल कैपेसिटी। कुछ स्पेस होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहां पे एयर एक्सचेंज नहीं होता है, एयर तो वहां पे होता है लेकिन हमारे शरीर में, ब्लड में वो एयर वहां से नहीं आ पाता है। उस स्थान को, उस स्पेस को कहा जाता है डेड स्पेस वॉल्यूम। ये एयर दैट रिमेन्स इन कंडक्टिंग जोन एंड नेवर रीचेज द एल्वियोलाई, ये जहां पे एक्सचेंज होना चाहिए वहां पे ये एयर नहीं जा पाता है, हमारे श्वसन मार्ग के ऊपर ही ये रहता है, इसको डेड स्पेस नाम दिया है। ये लगभग 1.5, आप 150 मिलीलीटर के आसपास ये डेड स्पेस होते हैं। फंक्शनल जोन कहा जाता है, मतलब 500 ml अगर टाइडल वॉल्यूम, आप 500 ml एयर आप सामान्य तौर पे अगर श्वास के माध्यम से ले रहे हैं, तो उसमें 150 ml जो वायु है, ये आपके शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाता है। केवल कितने का उपयोग करता है? 350 ml का, जिसको फंक्शनल वॉल्यूम नाम दिया है। यही एल्वियोलाई तक पहुंच पाता है, रेस्पिरेटरी जोन तक जा पाता है। और इसको मापने के लिए एक मशीन होता है जिसको स्पायरोमीटर कहा जाता है, इसके माध्यम से इस वॉल्यूम को मापा जाता है, हम लेबोरेटरी में माप सकते हैं। रेस्पिरेटरी साउंड के बारे में आपने सुना होगा, जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप लगा के
नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट। चेंज करिए, नेक्स्ट। तो डॉक्टर क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से हमारे चेस्ट के आसपास या पीछे की तरफ देखते हैं कि जो एयर का साउंड है, एयर जो एक्सचेंज हो रहा है या जो एयर पास हो रहा है, उसके साउंड को मॉनिटर करते हैं स्टेथोस्कोप से। वो रेस्पिरेटरी साउंड है, ब्रोंकियल साउंड होता है, आपने देखा होगा। ये प्रोसीजर एक तरह से प्रोड्यूस्ड बाय द एयर रसिंग थ्रू द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। जब सांस की नली से एयर पास कर रहा होता है तो उस समय इस तरह के एयर से ये साउंड जनरेट होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि को डॉक्टर स्टेथोस्कोप से जांचते हैं, समझते हैं। चलिए, अब गैस ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, थोड़ा सा इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। गैस ट्रांसपोर्ट होता है कैसे, ब्लड में गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन एक प्रमुख घटक है जो एक्सचेंज करता है, क्या करता है, कैरी, नॉट सॉरी एक्सचेंज, कैरी करता है गैसेस को, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कंबाइंड होके ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है डिजॉल्व स्टेट में। प्लाज्मा स्पेशली जो है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा क्या है, रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा है, और ये प्लाज्मा के थ्रू भी कैरी होता है, और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड फॉर्म में भी जो है ये ऑक्सीजन कैरी होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड में, प्लाज्मा में ये बाइकार्बोनेट के रूप में डिजोल्व होके कैरी होता है, और कुछ मात्रा में ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके भी ये एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से जो है इसका एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्वियोलाई और हमारी जो ब्लड सेल्स है, आरबीसीज है, उसके बीच उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जो एक्सचेंज हो रहा है O2, एचबी के साथ, एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से HbO2 बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये इसके साथ ये कैरी, इसको कैरी करता है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये इस फोटोग्राफ में आप विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे श्वसन क्रिया जो है, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, हमारे श्वसन क्रिया का नियंत्रण कैसे होता है, जो हम लोग श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं, इस पे नियंत्रण कैसे होता है। ये स्वाभाविक है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसका नियंत्रण हमारे श्वसन तंत्र पे होता है, और नर्वस सिस्टम में खास करके जो लोअर ब्रेन का लोअर पोर्शन होता है, जिसको हम लोग मेडुला ऑब्लंगेटा या मेडुला ऑब्लंगेटा से ऊपर का पार्ट जो पॉन्स है, वहां पे इसके सेंटर होते हैं मस्तिष्क में, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर या ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर, जिसको एपनिस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहा जाता है। यहाँ से हमारा श्वसन क्रिया नियंत्रित और समन्वित होता है। इसमें दो तरह के नर्व्स हैं जो इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक को फ्रेनिक नर्व कहा जाता है, दूसरे को इंटरकोस्टल नर्व्स कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क से हमारे श्वसन संस्थान को कनेक्ट करता है, और इसी के थ्रू मैसेज या इम्पल्सेस के थ्रू हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, न्यूरल कंट्रोल के थ्रू। डेप्थ
इससे हमारा रेट और डेप्थ, जो रेस्पिरेटरी रेट है और डेप्थ है, ये मेडुला, जो हमने अभी बताया मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का हिस्सा है, वहां से इसका नियंत्रण होता है। और पोन्स जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी रेट को, खास करके जो ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर का पार्ट पोन्स होता है, ये भी रोल प्ले करता है। सामान्य तौर पे जब हम विश्राम कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी श्वसन की गति एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना होता है, 12 से 15 बार। औसतन हम लोग 12 से 15 बार श्वास लेते छोड़ते हैं। ये क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है। इसको यूपनिया भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का रेस्पिरेटरी रेट इसको कहते हैं हाइपरनिया, इंक्रीज हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको इसका नाम दिया है हाइपरनिया। ये इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट ओपन ड्यू टू द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नीड्स। जैसे हम लोग कभी एथलीट्स को देखते हैं, बहुत तेज दौड़ रहा होता है या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उस समय हमारी श्वसन दर जो है काफी बढ़ जाती है, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्लीज। एक एपनिया की कंडीशन होती है जिसमें रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन अरेस्ट हो सकता है या इरेगुलर हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत है, कठिनाई हो रही है। ये अक्सर बीमारी के कंडीशन में, कुछ श्वसन संबंधित रोग होते हैं उस कंडीशन में होता है, या आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वायु दाब कम हो जाता है, वहां भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, एपनिया की कंडीशन। और हम लोग योग में जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में जब कुंभक लगाते हैं, उस समय भी हम एपनिया की कंडीशन जो है क्रिएट करते हैं वॉलंटरी। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम। रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को प्रभावित करने वाले, जो श्वसन का दर है और गहराई है, इसको और क्या क्या ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। चेंज, नेक्स्ट प्लीज। चेंज करिए। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल फैक्टर है, कुछ बाहरी कारक है या बाह्य कारक है, जैसे इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। आप फीवर के कंडीशन में, किसी को हाई फीवर है तो आप देखते हैं उसकी सांस की गति बढ़ जाती है, एक्सरसाइज करते हुए सांस की गति बढ़ती है। जब आप बात कर रहे होते हैं तेजी से, तो उस समय भी ब्रीदिंग रेट और डेप्थ चेंज हो सकता है। और इसके अलावा जो है कफिंग है, खांसने के समय भी ब्रीदिंग रेट बढ़ सकती है। कॉन्शियस कंट्रोल भी हम इसको कर सकते हैं। रेस्पिरेशन को, जैसे योग में हम जब प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी श्वसन की गति को जो है ऐच्छिक नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं। और इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे श्वसन को प्रभावित करते हैं। जब बहुत ज्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तो भी आप देखेंगे कि हमारी सांस की गति या गहराई पर उसका असर होता है। कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे श्वसन के दर और गति को प्रभावित करता है, जैसे केमिकल फैक्टर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ब्लड में ज्यादा बढ़ जाए तो उस समय भी, जैसे कुछ श्वास के रोग में होता है, श्वसन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या एम्फाइसेमा है, इस तरह के डिजीजेज में कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से निकल नहीं पाता है, एक्यूमुलेशन के कारण जो है इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। सीओपीडी एक डिजीज है जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें भी इस तरह के डेथ भी काउच हो सकता है, डिसेबिलिटी, ये सब होते हैं, इसमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग लंग्स से रिलेटेड क्या क्या रोग होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें हमने अभी बात करी सीओपीडी की, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, एक एम्फाइसेमा है जिसमें लंग्स की क्वालिटी पुअर हो जाती है, खास करके जो लोग हैबिचुअल स्मोकर होते हैं, लंबे समय के बाद स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं या बहुत पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है,
ब्रोंकियल ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शंस और सूजन्स हो जाते हैं। इसके अलावा लंग कैंसर है। इसके अलावा छोटे बच्चों में, इन्फेंट बच्चे में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम उसको बोलते हैं। एक अस्थमा है, दमा रोग है, तमक श्वास दमा, ये भी आम रोग है। ये सारे डिजीजेस कॉमन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अस्थमा, मैंने ब्रोंकाइटिस, ये सब। तो अगर एजिंग का क्या प्रभाव पड़ता है श्वसन संस्थान पे, जब हमारा उम्र, जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो हमारी लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है। वाइटल कैपेसिटी जो अभी हमने बताया था, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी कम होने लगते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्टिमुलेशन है, ये स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी डिक्रीज होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होने के चांसेस, श्वसन संस्थान में जो संक्रमण है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। एक भी नहीं आया। कुल मिला के आज हम लोगों ने क्या किया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी श्वसन संस्थान को डिटेल में डिस्कस किया। अब थोड़े से समय हमारे पास और है, उसमें हम थोड़ा योग के विषय पे बात करते हैं। वैसे तो मैंने योग के विषय में बीच बीच में आपको बताया है कि श्वसन संस्थान पे योग का प्रभाव कैसे होता है। जो शुद्धि क्रिया होती है, षटकर्म की क्रिया करते हैं, उसका भी हमारे श्वसन संस्थान पे प्रभाव पड़ता है। जैसे नेति की क्रिया है, कपालभाति की क्रिया है, ये क्या है, श्वसन संस्थान पे सीधे प्रभाव डालता है। नेति की क्रिया में हमारी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या नेजल पैसेजेस, प्लीज अगर आपका माइक हो म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। तो हमने बताया कि जो नेति क्रिया है ये हमारे ऊपरी श्वसन संस्थान को, ऊपरी जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, खास करके जो नेजल पैसेज है और फेरिंग्स का एरिया है, इसको क्लीन करता है, इसको वॉश आउट करता है, फ्लश करता है। और बहुत हद तक जो है हमारे जो नर्व्स हैं, जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स आपने देखा था, ये सारे नर्व्स को भी स्टिमुलेट करता है। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए ये क्रिया बहुत ही उपयोगी है। कपालभाति की क्रिया है, खास करके जो वातक्रम कपालभाति करते हैं, इस वातक्रम कपालभाति में जो हमारी मिनट वेंटिलेशन है वो बढ़ जाता है। 1 मिनट में जितने बार हम श्वास सामान्य तौर पे लेते हैं और कपालभाति जब करते हैं तो कपालभाति में मिनट रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, मिनट। और जो प्राणायाम की क्रिया होती है, प्राणायाम का अभ्यास जब करते हैं तो प्राणायाम के अभ्यास में हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उसका स्ट्रेंथनिंग होती है और लंग वॉल्यूम बढ़ता है, लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, एयर एक्सचेंज प्रॉपर होता है। ये सारे फायदे क्या होते हैं, प्राणायाम की क्रिया से होती है। तो आसन, जब हम आसन करते हैं तो आसन से भी हमारे ब्रीदिंग इंप्रूव होता है। जैसे जितने भी आप बैक बेंडिंग के पोस्चर करते हैं, चाहे वो भुजंगासन है या चक्रासन है, या खास तौर पे और भी जो बैक बेंडिंग के पोस्चर है, धनुरासन है या सेतुबंधासन है या उष्ट्रासन है, ये सब क्या करता है, ये सारे आसन आपके चेस्ट को ओपन करता है, यानी जो आपके थॉरैक्स है इसको खोलता है, ओपन करता है। लंग वॉल्यूम, लंग का जो डायमीटर है या थॉरेसिक केज की जो वॉल्यूम है ये बढ़ता है, जिससे ब्रीदिंग इंप्रूव होता है। तो आसन का प्रभाव, षटकर्म का भी प्रभाव है, आसन का प्रभाव, और सबसे जो प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है वो प्राणायाम का होता है। प्राणायाम में खास करके जब हम केवल रेचक और पूरक और रेचक करते हैं तो उसमें हमारे लंग्स की एक अच्छी एक्सरसाइज, एक बढ़िया व्यायाम होता है और लंग अपने ऑप्टिमल कैपेसिटी में एक्सपैंड करता है। तो उसके जितने भी लंग टिश्यूज हैं ये प्रॉपरली एक्सरसाइज्ड होते हैं, एयर का वॉल्यूम बढ़ता है और एयर की वॉल्यूम के बढ़ने से जो एल्वियोलाई, इनएक्टिव एल्वियोलाई है, जो लेस एक्टिव एल्वियोलाई है, वो भी ओपन, उसके भी एक्टिव होने की संभावना प्राणायाम से बढ़ जाती है। और जिसकी वजह से हम, हमारा जो टोटल लंग कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, ये
इम्प्रूव होता है, बढ़ जाता है, और हमारे इसका हमारे ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ता है।